टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स चैप्टर इजी है, बट मेरे हिसाब से इस चैप्टर में सेक्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी बात, चैप्टर लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, चीजें ज्यादा है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है सर, ठीक है। बट चैप्टर मस्त है, इजी है, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो ये चैप्टर मस्त होता है। किसी को पता है टीडीएस मतलब क्या होता है? टीडीएस वर्ड का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एट सोर्स मतलब जहां इस किसी इंसान को किसी जगह से इनकम बनती है, तो सरकार बोलती है वहीं जहां उसकी इनकम बनी ना वहीं टैक्स काट देंगे, वही अपन टैक्स काट देंगे। और वहां टैक्स काटने के बाद हम सामने वाले को क्या करेंगे, बचा हुआ बैलेंस पेमेंट करवा देंगे। ये हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला टैक्स नहीं देगा, इसलिए हम ये चीज करते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला ले लो एक अच्छा एग्जाम्पल, लॉटरी। मान लो वर्तमान सर की कहीं से लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, तो अब ऑब्वियस ही बात है सर, 1 करोड़ पे 30% फ्लैट टैक्स है, ऐसा कुछ है नहीं। बट आप समझो ना, ये इंडिया है, अगर मेरी 1 करोड़ की लॉटरी की लगेगी पैसा, तो मैं अगले असेसमेंट ईयर तक, क्योंकि असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है मेरे को, आपको लगता है मैं असेसमेंट ईयर तक 30 लाख रुपए साइड में रखूंगा कि नहीं ये टैक्स का होता है, बचा बैलेंस ही खर्चा करूंगा? नहीं, ये इंडिया है, लोग पूरा 1 करोड़ खर्चा कर देंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट टैक्स मांगने आएगी बोलेंगे पैसा ही नहीं है, कैसे करें? आ रही बात समझ? अगली बार ले लेना, गवर्नमेंट से उधारी खेलना चालू कर देंगे। गवर्नमेंट बोली हमें डर है इस चीज का, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी इनकम है, जैसे लॉटरी की अगर आपकी इनकम होगी, तो जो लॉटरी की इनकम आपको पेमेंट करेगा वो आपका पहले ही 30% टैक्स काट देगा, और आपको पेमेंट ही 70 लाख करेगा, बैलेंस पेमेंट ही करेगा। समझ आ रहा है? तो ये जो कौन बनेगा करोड़पति एंड चीजें आप देखते हो, ये सब आपको पेमेंट्स करते हैं, पहले टैक्स काट देते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट्स करते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करते हैं। समझ आई बात? ऐसी बहुत सारी इनकम है जिन पे टैक्स पहले से काट लेती है गवर्नमेंट, कुछ पैसा अपने से रख लेती है, और फिर बाद में बचा हुआ बैलेंस जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आप बैलेंस टैक्स देते हो। तो एक स्टूडेंट बोला सर जैसे मैं अभी 10,000 रुपये टैक्स दे दिया, और मान लो जब मैं फाइनल पेमेंट करने गया, जब अपना साल भर की इनकम निकाला और टैक्स निकाला, तो साल भर की इनकम और टैक्स निकालने के बाद सर मेरा 20,000 टैक्स बन रहा है, तो मुझे वापस 20 देना पड़ेगा? नो, मैं 20 में से 10 तो दे चुका हूँ ना सर, तो 10 नहीं देना पड़ेगा, बैलेंस 10 देना पड़ेगा। फिर मान लो अगर कोई स्टूडेंट ये बोला सर मान लो मैंने पूरे साल भर की टैक्स निकाला और साल भर का टैक्स मेरा सिर्फ 6,000 रुपये बन रहा है, और मैं तो 10 दे के बैठा हूँ, मेरा टीडीएस कट गया था सर, मैं टैक्स ज्यादा दे के बैठा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, जो तेरा 6,000 बन रहा है तू वो हमें मत दे, तू पहले ही हमें 10 दे चुका है, तू 4,000 रुपये हमें से क्या ले ले, वापस ले ले, दैट इज कॉल्ड रिफंड। रिफंड अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आप लोग छोटे, रिफंड वाला पार्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप इतना समझ लो हमें रिफंड मिल जाएगा, 4,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादा टैक्स दे दिया। समझ आया टीडीएस क्या होता है? टीसीएस क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा, पहले टीडीएस समझो। अब सबसे पहला एक फंडा मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आखिरी दिन आप मेरे से फिर से यही पूछो, सर टीडीएस टैक्स कौन काटेगा? जो पेमेंट करेगा, एकदम ब्लड में बैठा लो, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स काटेगा, जिम्मेदारी उसकी होती है, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स काटेगा। ये ध्यान रखना, नहीं आता, भूल जाते हम, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स काटेगा। समझ आई बात? तो जैसे मैंने गवर्नमेंट से लॉटरी की टिकट खरीदी और मेरा 1 करोड़ रुपए लॉटरी लगा, तो गवर्नमेंट मुझे 1 करोड़ रुपए देगी, तो गवर्नमेंट मेरा टीडीएस काटेगी, जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। एकदम सिंपल फंड है, जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा, वो देखना पड़ेगा कौन कब कैसे पेमेंट कर रहा है। आई बात समझ? टीसीएस अभी पिक्चर में नहीं लाता क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है, अब यहाँ से चालू करते हैं। सेक्शन 190 कोई काम का नहीं है, 191 काम का है, यहाँ से सेक्शन चालू होते हैं टीडीएस के। ठीक है, ये सेक्शन ना एज सच शुरू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एक बार सुन लो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, सैलरी का पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो टीडीएस कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। अब हुआ ये कि एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना था और काट के जमा करना था गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयर कोई रीजन ऐसा हुआ होगा जिसके कारण एम्प्लॉयर बोला यार मैं ना टीडीएस काट नहीं पाया इस मंथ का,
मैं टीडीएस नहीं काट पाया, मेरी गलती है, मैं बाहर हूँ, मतलब बाहर बिजनेस पर्पज के लिए, एक काम कर, तू खुद डायरेक्टली जमा कर दे। समझ आया क्या बोला? देखो, जिम्मेदारी तो एम्प्लॉयर की, टीडीएस काटना और गवर्नमेंट को जमा करना, टैक्स काट के जमा करना। बट एम्प्लॉयर कोई रीजन से बाहर था, कोई रीजन था, टेक्निकल ग्लिच था, कुछ भी था, वो टीडीएस नहीं काट पाया और जमा नहीं कर पाया, उसने एम्प्लॉय को बोला तू डायरेक्टली कर दे। सरकार बोली ठीक है, हमें चलेगा, हमारे पास टैक्स आना चाहिए, चाहे एम्प्लॉयर दे चाहे एम्प्लॉय दे, कोई भी दे, जिम्मेदारी किसी ना किसी को निपटानी पड़ेगी सर, जो जिम्मेदारी निभाए हमें चल जाए। ये डायरेक्ट पेमेंट है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब सर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो पेमेंट कर रहा है वो किसी रीजन से टीडीएस नहीं काट पाता, तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, उस केसेस में सर जो रिसीव कर रहा है वो भी टीडीएस का पैसा जमा कर सकता है डायरेक्टली, कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है सर, स्टार्टअप वाली कंपनियां, याद है अपन पढ़ के आए थे सर, सैलरी में पढ़े थे इसके बारे में, स्टार्टअप वाली कंपनियों के बारे में, कि सर अगर कोई स्टार्टअप वाली कंपनी है तो हम उसका 5 साल डिफर कर देते हैं, हम तो उनसे तुरंत टैक्स ले ही नहीं रहे सर, तुरंत उनकी इनकम ही नहीं मानते। तो सरकार बोली थी इस केस में 5 साल बाद माइट बी पॉसिबल एम्प्लॉयर टीडीएस ना काट पाए, क्यों? क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है पेमेंट की बात ना हो, तो सरकार बोलती है इस केस में डायरेक्टली एम्प्लॉय जमा कर देगा हमारे पास, जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है, बट 5 साल बाद अगर इनकेस एम्प्लॉयर नहीं कर पाया तो एम्प्लॉय कर देगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? आगे देखो, अगर कोई टीडीएस काटा ही नहीं या काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो उस केस में आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाते हो। एक स्टूडेंट बोला सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोला बहुत, एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब आप डिफॉल्टर घोषित हो गए हो, और अगर आप डिफॉल्टर घोषित हो गए तो इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी सब लेंगे आपसे, सब। यहां तक नहीं, इतने में नहीं रुकते ये लोग, एक बार एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए और आपसे टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, आपका घर बार बेच देंगे और पैसा वसूल देंगे। इसलिए जिंदगी में कभी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाना, ये कहला गया मतलब आपका घर बेचने का भी पावर आ जाएगा उनके पास, तो लगना ही मत एसएससी इन डिफॉल्ट, पहले किस्सा कहानी निपटा देना सर, नहीं तो वो रिकवरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, आपका घर बेच देंगे सर, कुछ भी कर लेंगे, वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? चल, अब यहाँ से टीडीएस प्रॉपर चालू करते हैं। सेक्शन 191 तो ऐसे ही था, ऐसे ही था, पढ़ो ना पढ़ो एग्जाम के लिए चलता है। 192 से मेन टीडीएस चालू होता है, और ये बोलता है 192 टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी का पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो जो पेमेंट कर रहा है वही टीडीएस काटेगा। इसीलिए मैंने याद करो आप लोग को बताया था सैलरी पढ़ाते टाइम कि जब सैलरीड पर्सन कोई भी सैलरी रिसीव करता है तो वो सब कट पिट के रिसीव करता है। अब उसका पीएफ कटता है, पेंशन फंड का कटता है, टीडीएस कट जाता है टैक्स के फॉर्म में, सब कट पिट के। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुखी प्राणी है, सबसे दुखी प्राणी वो सैलरीड पर्सन। ये आदमी बोलता मैं टैक्स की चोरी कैसे करूंगा, अबे पहले इनकम मेरे हाथ में तो आए फिर टैक्स की चोरी करूंगा, मेरा तो टैक्स कट के ही मिलता है, तो ये चोरी कैसे करेगा? इसीलिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, मोदी जी कुछ भी करते तो ये लोग खुश हो जाते, क्योंकि ये बोलते हैं हमारी तो लगी ही थी जन्मों से, बिजनेसमैन भी मरेगा साला हमारे साथ, हमारी तो लगी थी, हम तो वैसे भी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो चोरी कर रहे हैं ये लोग मरेंगे सर। समझ आया? बैठा सबके दिमाग में? तो सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी याद रखना पड़ेगा, सेक्शन याद रखना पड़ेगा सर। कब टीडीएस काटेंगे सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट करोगे सर, जैसे ही पेमेंट करोगे सैलरी का टीडीएस काट देना सर। कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। कहाँ जमा करेगा? गवर्नमेंट के पास। सर किस रेट पे टीडीएस कटेगा? किस रेट पे कटेगा? एवरेज पे, एवरेज रेट पे। मतलब ये कैसे निकलेगा? सरकार बोली तू अपना स्लैब के बेसिस में इनकम निकाल ले, ठीक है, क्योंकि सैलरी तो स्लैब बेसिस में टैक्स है ना, तो स्लैब के बेसिस में टैक्स निकाल ले, टैक्स निकालने के बाद जितना टैक्स आएगा उसको डिवाइड बाय 12 कर देना। मैं बोला नहीं समझा। बोले मान ले तूने टैक्स निकाला 60,000, तेरी इनकम थी उसमें 60,000 का टैक्स निकाला था, अभी 60,000 एक बार में गवर्नमेंट आपसे पूरा नहीं लेती है, इसको डिवाइड बाय 12 कर देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपये टैक्स का काट देगी, एक बार में पूरा नहीं काटती है सर गवर्नमेंट भी। समझ आया? बैठा दिमाग में? अब एक लड़ाई हो गई। अब लड़ाई इस बात की हुई कि एम्प्लॉय ने बोला सर सर सर, एम्प्लॉयर कौन सा वाला स्लैब लगाएगा?
बोले कौन सा क्या? अगर तू नहीं बताएगा कुछ तो 115 BSc, तू बता देगा तो नॉर्मल प्रोविजन। तो एम्प्लॉय बोला मेरे पास ऑप्शन है। हाँ, इसलिए कोई भी एम्प्लॉय जब शुरुआत में ज्वाइन करता है तो वो अपने एम्प्लॉयर को बताता है कि वो कौन सी स्कीम लेके चल रहा है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस हर जगह पैसे डाल के रखा हो, तो उसकी डिडक्शन तो नॉर्मल में ही मिलेगी, 115 BSc में तो मिलेगी भी नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा सर आप क्या ऑप्ट कर रहे हो? आप ऑप्ट जो भी कर रहे हो बताओ, उस हिसाब से स्लैब लगाएगा, उस हिसाब से टैक्स निकालेगा आपका, क्योंकि दोनों की इनकम अलग हो जाती है, टैक्स अलग हो जाता है सर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा सर, इंटीमेट करना पड़ेगा सर। सर टीडीएस ऑन सैलरी कैसे निकालते हैं सर? सर हायर लेंगे सर, ये टेबल 1 और टेबल 2 है। टेबल 1 और टेबल 2 में जो निकलेगा दोनों में विचएवर इज हायर लेंगे सर। चालू करें? देखो टेबल 1 में क्या दिया हुआ है सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी दिया हुआ है, ये तो हम निकालेंगे सर। क्या आईएचपी का लॉस एडजस्ट हो जाएगा? हाँ, पर बताओ भाई, अगर 115 BSc है तो नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड याद है? याद है ना? तो सर आपको बताना पड़ेगा आप कौन सी स्कीम ले रहे हो। ये दोनों पॉइंट दोनों जगह सेम है। एड एनी इनकम अंडर द एनी अदर हेड, कोई दूसरे हेड में भी अगर आपकी इनकम हो रही है, हो सकता है सैलरीड पर्सन हो, घर किराए पे दिया हो, आईयूएस से इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम हो सकता है। सरकार बोली टेबल 1 में ऐड करना, टेबल 2 में ऐड मत करना। चलो ठीक है, ग्रॉस अमाउंट आएगा, फिर डिडक्शन, फिर मैं वही बोलूंगा, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन हो तो ले लेना डिडक्शन, 115 BSc तो जीरो हो जाएगा सर, आपका नेट अमाउंट आएगा सर, फिर आप उस पर टैक्स निकालोगे। फिर उसके बाद अगर आपका कहीं पर पहले से टीडीएस कट रहा होगा, हो सकता है कट सकता है, अरे क्यों नहीं कट सकता? मान लो मैं लॉटरी इनकम कमा रहा हूं तो मेरा तो टीडीएस कटा होगा ना लॉटरी इनकम में। इन्होंने बोला सर अगर पहले से कहीं आपका टैक्स कटा होगा ना तो वो आप क्लेम कर सकते हो, उसको आप माइनस कर लो, जो बैलेंस रहेगा ना उसी को हम देखेंगे सर। ऑब्वियस सी बात है, ये अमेंडमेंट हुआ था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो गलत क्या है? एक बार बताओ, जब आप मान लो मेरा 10,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देने का बनता है और मेरा पहले ही 30,000 रुपए टीडीएस का फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जमा है, तो पागल हो आप, मेरे से 10,000 और लोगे? आप 10,000 लोगे, फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा मेरा रिफंड कर दे, पहले ही टैक्स जमा हुआ है तेरे पास। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ने ये अच्छा अमेंडमेंट किया। गवर्नमेंट ने बोला भाई कोई किसी का सैलरी में टैक्स निकाले ना, तो टैक्स निकालते टाइम ही एक काम कर, जितना टैक्स बना उसमें जो उसका टीडीएस का अमाउंट है माइनस कर दे, क्योंकि वो टीडीएस पहले ही दे चुका है। अभी जब वो पहले ही किसी और चीज में टैक्स दे चुका है तो उसको माइनस करना, बैलेंस उसका टैक्स बचेगा, जो बैलेंस टैक्स बचेगा उस पर आप ले सकते हो टीडीएस। समझ आया बैठा दिमाग में? आगे देखो, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय देम। अच्छा, ये जो अपन निकालेंगे जी वाला, ये एच वाला अमाउंट, दोनों में विचएवर इज हायर सर, एच और जी इन दोनों में विचएवर इज हायर। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज्यादा लेगी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कम नहीं लेगी, हमेशा गवर्नमेंट ज्यादा लेगी टैक्स। टैक्स कब गवर्नमेंट कब लेने लगी सर? गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा चाहिए। आप बोलोगे सर मेरा तो इतना बनता ही नहीं, तो रिफंड ले ले, मैं कम मना किया, रिफंड ले ले, बट गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज्यादा लेगी सर। अगला है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये तो हम पढ़ के आए हैं सर। कहाँ पढ़े हैं? वेरी गुड, पीजीईपी सेक्शन सेक्शन 40 डिसअलाउंसेस की लिस्ट, उसमें लास्ट वाला आइटम यही पढ़े थे सर, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का टैक्स था, एम्प्लॉयर पे किया था, एम्प्लॉय का टैक्स था, एम्प्लॉयर पे किया था। तो ऑब्वियस सी बात है सर, एम्प्लॉयर का खर्चा कैसे हुआ वो हमने वहां पर डिसअलाउ किया था, पर एम्प्लॉय तो टैक्स पे किया है ना। अरे कैसे कर रहे हो, एम्प्लॉय का ही तो टैक्स गया है ना, तो उसको तो अपन क्लेम कर लेंगे ना सर, जो एम्प्लॉय का टैक्स गया है सर। समझ आया? अगला ई सॉप वाला मैंने आपको बताया सर, जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की टीडीएस काटने की। ठीक है सर, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है तो सबको एग्रीगेट करके चेक किया जाता है। और सर अगर आप सैलरी में या कहीं पर भी कोई डिडक्शन लेने जा रहे हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंसेस देने पड़ेंगे सर, एविडेंसेस देना पड़ेगा। देखो इन्होंने बताया किस टाइप से, अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हो, हाउस रेंट अलाउंस, अबे तो कोई तो किराए के घर में रहता होगा, ला प्रूफ दे। पर ये किनको प्रूफ देना पड़ता है सर? जिनका एग्रीगेट रेंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है साल भर का, साल भर का 1 लाख से ऊपर तो जा सकता है, जा सकता है। 10,000 रुपये महीना करूंगा तो साल का 1 लाख से ऊपर चल जाएगा।
छोटे मोटे लोगों को छोड़ दिए, जो 2 4 5 हज़ार रुपए की किराए पे, उनको छोड़ दिए, बट थोड़े से बड़े लोगों क्लेम करना चाह रहे हो, प्रूफ दो। लीव ट्रेवल कंसेशन कितना खर्चा कियो, आईएचपी की इनकम है तो बताओ सर, आपके पास डीड होगी सर, ठीक है। फिर चैप्टर 6 से की अगर डिडक्शन ले रहे हो, देख लो, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो सरकार बोलती है ठीक है, तू लाइफ इंश्योरेंस लिया कहाँ से लिया, तो बोला LIC से, बोले ठीक है, तू अपना पॉलिसी नंबर दे दे, हम चेक कर लेंगे LIC से लिया है कि नहीं। आप जाओ LIC की वेबसाइट में जाओ, पॉलिसी नंबर डालो, मेरा लेखा चिट्ठा आ जाएगा आपके पास। आया समझ, इनको प्रूफ चाहिए, नहीं प्रूफ दोगे तो इंडिया ही है। इंडिया में लोग कितने आराम है बताओ आपको, रिटर्न फाइल करते हैं लोग, रिटर्न फाइल करते करते ना ATC क्लेम कर देते हैं। तो मैं एक जन से पूछा ATC का है, बोले वो घर के लिए लोन लिया था। मैं बोला घर का है, बोले वो तो नहीं है। बोला अभी तो बोला तू घर के लिए लोन लिया था, बोले नहीं नहीं, बैंक को बताया हूँ घर के लिए लोन लिया था, ले या गाड़ी हूँ। मैं बोला अबे ओ साले, गाड़ी के लिए ATC नहीं मिलता है। बोले वो आपको पता है, मेरे को पता है, सरकार को थोड़ी पता, आके घर चेक कर ले। तो कितने हरामी हो सालो, पकड़ा गए किसी दिन तो मार खाओगे सालो। वो नहीं पकड़ा रहे जब तक कुछ नहीं हो रहा, जिस दिन पकड़ा जाएंगे सपेटे में आ जाएंगे। चलो देखो क्वेश्चन, Rajkumar is employed in a company in Ahmedabad. He received a salary of 8 lakh computed from his, computed है ना, मतलब डिडक्शन वगैरह, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस है, from his employer during the financial year 24-25. During the financial year 24-25, he made a payment of 1,50,000 eligible for deduction under ATC. ठीक है, compute the amount of taxable TDS at source from the salary of Mr. Rajkumar if Mr. Rajkumar has other income as reported to the employer. IHP का लॉस है, क्या एडजस्ट हो जाता है? हाँ। लॉस फ्रॉम बिजनेस है, नहीं, बिजनेस का लॉस सैलरी से कहाँ एडजस्ट होता है, तो ये तो गया। प्रोफेशनल फीस, ग्रॉस इनकम दिया हुआ है सर 1 लाख, प्रोफेशनल सर्विसेज दी होगी, उससे भी 1 लाख रुपए कमाया है, तो एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गई सर, ठीक। बट इसका TDS कटा है सर 10,000, तो हम तो ग्रॉस अमाउंट लेते हैं, बट जब फाइनल टैक्स निकालेंगे तो 10 माइनस कर लेंगे सर। अच्छा हुआ 115 BSc ऑफ नहीं किया है, नहीं तो पढ़ते ही क्यों, फिर तो आधी चीजें ये बकवास हो जाती। चलो बनाते हैं क्वेश्चन, हमें तो 2 मेथड से बनाना है ना। सबसे पहले इसकी इनकम थी 8 लाख रुपीज, वो दोनों जगह लिख लो, ठीक है। उसके बाद का क्या कहानी है, IHP में लॉस है सर, IHP में लॉस है सर। उसके बाद बिजनेस का तो कुछ नहीं होगा, प्रोफेशनल इनकम हुई है सर। ये वाला डैश है सर, क्योंकि दूसरे वाले में नहीं आता है। कितना आ रहा है, अच्छा किया क्या, कहीं दिया है? अच्छा ओ सॉरी, ये लाइन नहीं पढ़े थे। एक्सपेंस भी किया है तो हटा दो एक्सपेंस, 80,000 माइनस कर दो, ये 20,000 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ रहा है, 7,60,000, और यहाँ कितना आ रहा है, ठीक है 7,40,000। समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया? इसके बाद और कुछ है? हाँ, इसने डिडक्शन भी तो लिए ना सर, ATC में डिडक्शन है 1,50,000 की, डिडक्शन दोनों जगह लूँ एक जगह लूँ, जाके देख लो, एक जगह की दोनों जगह जाओ। क्या बोल रहे हैं, डिडक्शन दोनों जगह लेंगे, डिडक्शन कब बोला मैंने आपको एक जगह? ये आ जाएगा 5,10,000, और ये आ जाएगा 4,90,000, यही आ रहा है क्या? शायद 4,90,000 आ रहा है, 5,90,000 आ रहा है, 5,90,000। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद ऊपर और कुछ दिया हमें ना, चलो टैक्स निकालेंगे, कौन सा ये वाला, चलो टैक्स निकालते हैं। टैक्स बताओ भाई, अब स्लैब तो आपको लगाना आना चाहिए सर, पहले 2,50,000 तक ने
अगले 2,50,000 में 5%, ये तो आप लगाओगे सर, ये काम आपका है। बताओ टैक्स कितना है? कितना आ रहा है टैक्स? कितना आ रहा है टैक्स? तो अरे बाप रे, इतना टाइम टैक्स निकालने में क्लाइंट भाग जाएगा। कैसे कर रहे हो? स्लैब भूल गए हो सर। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके ऊपर 20%। इसका इसका हाँ हाँ हाँ। कौन सा वाला? और इसका? फीस दोनों में विच एवर इज हायर कितना है? क्या मैंने 10,000 रुपए का पहले ही टैक्स दे चुका है? हाँ, मेरा टीडीएस कट है ना 10,000 रुपए का, तो सर हटाओ 10,000 इसमें से, मैं वापस दोबारा तो नहीं दूंगा। बचा कितना? ये मेरे साल भर का है सर, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आएगा? 2156। इतना आप हर महीना मेरा टीडीएस काट दो। कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? ये कैसे बना, समझ आया सबको? बढ़ सकता हूँ आगे? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है, चलो आगे देखो। याद है प्रोविडेंट फंड पढ़े थे? प्रोविडेंट फंड याद है? सैलरी में पढ़े थे सर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो तो पढ़ ही क्यों रहे हो, पूरा ही एग्जाम्पल होता है। रिकॉग्नाइज में थोड़ी दिक्कत थी, रिकॉग्नाइज में कहानी थी सर। तो इन्होंने बोला सर अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उससे अगर आपको पैसा मिलता है या आप विड्रॉ करते हो सर, और 50,000 से ज्यादा अमाउंट रहा तो टीडीएस कट जाएगा। और एग्रीगेट देखेंगे साल भर का। देखो, the trust of the employee provident fund, any person authorized under the scheme make payment of the accumulated balance to the employees। सर इस फंड से आपने किसको पैसा दिया है? ठीक है। In case where the accumulated balance due to the employee participating in a recognized provident fund is includable in its total income of the fourth schedule, not being applicable, shall be liable to deduct tax at source। कब? At the time of payment। कितना? 50,000 से एक्सीड किया, एग्रीगेट चेक किया जाएगा। आपको पता है कि नहीं सर, 1 जून से हम प्रोविडेंट फंड से भी पैसा निकाल सकते हैं, जैसे एटीएम से पैसा विड्रॉ होता है, जैसे हमारे सेविंग से होता है वैसे ही प्रोविडेंट फंड से भी विड्रॉ हो सकता है। निकालो ना, निकाल के तो दिखाओ। 50,000 से ज़्यादा निकालोगे साल भर में, टीडीएस काट देंगे 10%। समझ आ रहा है? और वहां लिखा हुआ है लेस देन, अगर लेस देन है तो टीडीएस नहीं। तो मेरा क्वेश्चन, 50,000 रहेगा तो टीडीएस रहेगा कि नहीं? रहेगा ना, वहां लेस देन लिखा हुआ है। 50 या उससे ज्यादा दिए तो टीडीएस। मतलब मान लो अगर मैं प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए निकाला, 10% टीडीएस कट जाएगा, 10,000 रुपए मेरा टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 192A। समझ आई बात? बेटर दिमाग में? क्लियर हुआ? अनरिकॉग्नाइज को तो छोड़ेंगे भी नहीं।
सिर्फ बचता स्टैट्यूटरी है, उसको छोड़ देते। रिकॉग्नाइज गया, अनरिकॉग्नाइज गया, ज़्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते आप प्रोविडेंट फंड से, एक बार में नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करो, हर साल कुछ कुछ विड्रॉ करो। इसीलिए लोग क्या करते हैं पता है, जिंदगी भर सैलरीड पर्सन लोग अपना पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में, बाद में एक समय बाद क्या करते हैं, इसी प्रोविडेंट फंड से एज अ पेंशन पैसा निकालते रहते हैं, हर महीने 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, 50 से ज़्यादा निकालोगे, 50 भी निकाले तो TDS आ जाएगा ना बीच में, कोई अपना वापस टैक्स क्यों कटवाएगा। दिक्कत उसमें नहीं है निकालने में, दिक्कत TDS में नहीं है। अब मेरा टैक्स कट जाएगा, बाद में अगर मेरी इनकम नहीं हुई तो मेरे को रिफंड लेने आना पड़ेगा, और रिफंड कचर कचर है। आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, रिफंड 3 महीने बाद आता है, कई लोगों को तो साल साल भर रिफंड नहीं आता, कौन गवर्नमेंट से पंगा लेगा। समझ आया, सेक्शन 192 समझ आया। 192A, तो हम 3 सेक्शन पढ़े। 191 क्या था, डायरेक्ट पेमेंट। 192 TDS ऑन सैलरी। 192 है प्रोविडेंट फंड, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड 192A TDS, क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट देखो, सेक्शन 193, ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मैं बोला ये क्या होता है, सरकार बोली तू सिक्योरिटीज खरीदा उससे इंटरेस्ट मिला, मैं बोला मैं कौन सी सिक्योरिटी खरीद सकता हूँ, ये पागल है। तो कोई भी कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी सिक्योरिटीज खरीद सकता है जिससे इंटरेस्ट मिले, बात तो सही है। जो पे करेगा वो TDS काटेगा सर, कब काटेगा सर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, या तो आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर रहे हैं या तो आपको पेमेंट किया जा रहा है, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। हो सकता है आपके अकाउंट में क्रेडिट तुरंत कर दिया जाए और पेमेंट आपको बाद में हो सकता है पेमेंट एडवांस में हो जाए, क्रेडिट आपके अकाउंट में बाद में हो, सरकार बोली कुछ भी हो, दोनों में विचएवर इज अर्लियर आपका TDS कट जाएगा सर, या तो क्रेडिट करते टाइम या तो पेमेंट करते टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्रेडिट पहले हो जाता है, पेमेंट एक दिन बाद आता है अकाउंट में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक आध दिन का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आजकल इतना ऑनलाइन सिस्टम हो गया कि बहुत फास्ट हो गई ये चीज़ें, आजकल ये वाली दिक्कत नहीं आती, एक ज़माने में आती थी, कब क्रेडिट होगा, कब हमारे बैंक में पैसा रिसीव होगा, समय लगता था, आजकल नहीं होता ऐसा। समझ आया। इन्होंने बोला सर कई ऐसे लोग हैं जो चोर है, जो अपनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज की जो इनकम है ना उसको वो किसी भी नाम से दिखाते हैं, जैसे आप लोग अकाउंट्स में इस नाम से दिखा देते हैं, सामने वाले को पेमेंट किए, अब एम्प्लॉयर बोला अभी मेरे को तो TDS काटना था मैं भूल गया, साले ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का नाम बदल के सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट पे TDS है ही नहीं, कहीं नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर में सस्पेंस अकाउंट पे TDS नहीं है, सस्पेंस अकाउंट बता के डाल दिया। अब सस्पेंस अकाउंट बता के डाला तो गवर्नमेंट बोली भैया TDS, बोले सस्पेंस है काय का TDS, सरकार बोली साले तू सस्पेंस अकाउंट का नाम दे या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट का नाम दे, हम उसका नेचर चेक करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या क्रेडिट और पेमेंट हो गया है क्या, अगर हो गया तो TDS काटेंगे सर, नाम आप कुछ भी दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कितना परसेंट TDS सर, 10% TDS, 10%। सरकार बोली कुछ ऐसे केसेस है सर जहां पर आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी बट TDS नहीं कटेगा, वाला बताओ। सरकार बोली देखो 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, ये कोई भी इंडिविजुअल अदर देन नॉन रेसिडेंट, ठीक है, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा हुआ TDS, सर याद करना पड़ेगा, हाँ याद करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बोला सर एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोला ये क्यों नहीं, सरकार बोली अबे गधे TDS कौन काटेगा, बोला गवर्नमेंट, बोले जमा किसको करेंगे, गवर्नमेंट, टाइम पास नहीं हो जाएगा, क्या मतलब है, बोले इसलिए TDS नहीं काटेंगे। पर इन्होंने बोला सर हाउएवर अगर आपका इंटरेस्ट पेबल एक्सीड करता है 10,000 ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये ऐड हुआ है अमेंडमेंट से, इसको डाले थे सर अमेंडमेंट से, बाकी दोनों तो पहले से थे। इन तीन के लिए इन्होंने बोला सर
अगर 10,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस कटेगा 10%। ये तीन अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है, 10,000 से ज्यादा है इंटरेस्ट, टीडीएस कट जाएगा सर। समझ आया? इन तीन के अलावा गवर्नमेंट और भी कोई सिक्योरिटी में इंटरेस्ट दे रही है, टीडीएस नहीं है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला सर, अगर आप किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उसको डिबेंचर से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, ठीक है, और वो कंपनी पब्लिक है और ये इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है, तो सरकार बोली अगर 5,000 से ज्यादा का नहीं है और वो जो पैसा मिला उसको अकाउंट पे चेक से मिला, सरकार बोलती है उस पर टीडीएस नहीं है। तो मतलब वर्धमान सर अपने डीमेट अकाउंट में टाटा कंपनी से डिवेंचर से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, 5,000 से ज्यादा रिसीव करते हैं तो टीडीएस हो जाएगा। बट 5,000 से ज्यादा नहीं है और कैश में नहीं कर रहे, डीमेट अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, सरकार बोली टीडीएस नहीं है। समझ आया? अगला, ऑन सिक्योरिटीज टू LIC, GIC, सब्सिडरी ऑफ GIC, एनी अदर इंश्योरर। आपको इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी लेके बैठे हो, LIC गवर्नमेंट की है, GIC गवर्नमेंट की है, सब्सिडरी ऑफ GIC भी तो गवर्नमेंट की होगी ना सालों, ये तो लॉ में पढ़ते हुए, होल्डिंग सब्सिडी, याद है ना? आ रहा है समझ? ठीक है, सरकार बोली उससे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो अभी टीडीएस की बात नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर कुछ ऐसे केसेस जहां पर टीडीएस नहीं है सर, बाकी केसेस में 10% टीडीएस है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में। ठीक है, आगे, ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी इन विद द सिक्योरिटीज इन, इसमें डीमैटेरियलाइज फॉर्म। तो अगर आपके पास डीमैटेरियलाइज फॉर्म पे है तो टीडीएस नहीं है। मैं बोला वाह, सभी डीमैट फॉर्म में होता है। बोले पागल है क्या, प्राइवेट कंपनी भी तो होती है। चलो प्राइवेट कंपनी भी तो होती है, प्राइवेट कंपनी के कैसे होंगे सर डीमैट फॉर्म में? तो गवर्नमेंट है ही, मतलब सॉरी वो पब्लिक कंपनी तो है नहीं। तो सर प्राइवेट कंपनी अगर डिबेंचर इशू करी और इंटरेस्ट पे कर रही है, टीडीएस है सर। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? ऑन डिबेंचर इशूड बाय इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट सोसाइटी, ये सब इन लोग अगर अपने डिबेंचर में इंटरेस्ट देंगे तो टीडीएस नहीं है। याद करना पड़ेगा। हाँ, कैसे होगा? बार 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 रिवाइज करना टीडीएस, बार बार बार। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको एग्जाम से पहले 4 से 5 बार नहीं पढ़ा, छोड़ देगा वो चैप्टर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 90% ऑफ द आबादी इस चैप्टर को छोड़ के जाती है। याद करने का बहुत है, इजी है बट याद करने का बहुत है। बहुत सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। आप समझो ना, इन्होंने बोला नो टीडीएस इन द फॉलोइंग केस, कितने पॉइंट्स थे सर? 6, नीचे भी आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, अभी तो फिलहाल 6, आपको इन 6 के अलावा याद रखने की बाकी सब केस में टीडीएस है, यही 6 में नहीं है। समझ आया? अगला देखो, ये मैं पढ़ा हूँ, याद है 54EC, 4 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे सर। अब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ना सर? छोड़ दिए सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा अंदर के पॉइंट्स। आपको समझना तो एक मैटर है बट याद करना जरूरी है सर, नहीं तो टीडीएस छोड़ दोगे आप लोग आखिरी दिन। चलो 191 क्या था? 192, 192A प्रोविडेंट फंड, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। 193, अगला 194 डिविडेंड। सर ये तो आईयूएस में पढ़ के आया था, मैंने आपको आईयूएस में सिखाया था सर। मैंने बोला था समय आन दो, टीडीएस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे सर। 10% टीडीएस है, कौन काटेगा? कंपनी। अरे कंपनी ही तो डिविडेंड देगी ना, और कौन देगा? कंपनी ही तो टीडीएस काटेगी सर, कंपनी टीडीएस काटेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है। जनरली हमारे दिल से नहीं आएगा, हमें इक्विटी इक्विटी लगता है, बट प्रेफरेंस में भी डिविडेंड रहेगा, तो उस पर भी बात हो रही है सर। कितना परसेंट टीडीएस सर? 10%। सर कब टीडीएस काटेंगे सर? या तो पेमेंट
या तो डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने बोला कोई टीडीएस नहीं कटेगा इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अगर डिविडेंड की अमाउंट 5000 से एक्सीड नहीं करती और अदर देन कैश मिला। इंडिविजुअल मतलब एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे करी, कंपलसरी टीडीएस कटेगा 10%। 5000 से ज्यादा होना चाहिए इंडिविजुअल के केस में। समझ आया? कंपनी के केस में 1 रुपए भी रहा तो टीडीएस कटेगा। मैंने कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं पढ़ाई आपको। समझ आई बात? इन्होंने बोला कुछ लोगों को हम बाहर करते हैं सर, इन पे नहीं बात करते। LIC GIC अदर इंश्योरेंस और ये बिजनेस ट्रस्ट तो छोड़ दो अभी, इनको बाहर किया गवर्नमेंट ने। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? तो 191 क्या था? 192 192 है, 193 194 बैठा? क्लियर? अब यहां से आप लोगों की जिंदगी में ABCD चालू। 194 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST तक जाना है। मैं बात करता हूँ मैं निर्मला सीतारमण से, आगे भी बनाएंगे, ठीक है? तो हमें T तक जाना है, आ रहा है समझ? चलो पढ़ते हैं। ठीक, अगर ये सिर्फ ABCDEFGHIJKLMNOPQRST तक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं है। ये दिख रहा है प्यारा। अभी 194 A है, फिर B है, फिर डबल B है, B है, नेक्स्ट फिर C है, फिर D है, फिर D A है। E आप लोगों के लिए हट गया सिलेबस से, तो इंटर वाले अंधाधुंधी नाच देंगे सर। अच्छा वाला हटा दिए ना। 194 E अच्छा था, 194 E में मतलब सिलेबस में नहीं है वो सेक्शन, सिलेबस में नहीं है। 194 E वो था सर, वो IPL में अपन चीयर लीडर्स को देखने जाते हैं ना, चीयर लीडर भी में नाचेगी क्या? पैसा लेती है भाई चीयर लीडर से, ठीक है? तो पैसा लेती है नाचने का, तो जो पैसा देते हैं हम उसे, उस पर भी TDS काटते हैं। 194 E हाँ तभी हटा दिए सिलेबस। इंटर के बच्चे कुछ और ही सोचने लग गए थे बोले, तो इसलिए TDS है वो था, बट आपके सिलेबस से हट गया। फिर 194 डबल ई, वो आपके सिलेबस में शायद ही है, नहीं है वो भी नहीं है, बुक में है बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है? डबल ई CMA वालों के है, वो अलग बात है, आप पढ़ना पड़ेगा बट ठीक है। फिर F हमारी जिंदगी में कभी नहीं होता, 80F भी नहीं था, यहाँ भी F नहीं है। CA करो ना, CA CMA वाले हो, कहाँ F होगा आपकी जिंदगी में? ठीक है, ठीक। F तो होता नहीं बट G है, G है। H आपके सिलेबस में है, HI है, फिर IA है, IB है, फिर J। नहीं ये तो चिंदरी है बे। हाँ नहीं, पूरा खत्म ही 194 में हो जाएगा TDS, 195 नहीं है। जैसे 194 से 195 गए नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट के ऊपर TDS। बट अभी आप लोग बच्चे हो तो 195 के आगे की कहानी नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनल में पहुंचे, फाइनल में तो TDS की एक बुक होती है। ठीक है, फाइनल में एक बुक होती है TDS की, क्योंकि अभी आप फाइनल में नॉन रेसिडेंट को अपन पेमेंट नहीं करते क्या? क्यों? उनका TDS नहीं काटे? उनका भी TDS काटेंगे, वो आगे रहता है, वो भी आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है सर। ठीक है, चलो अभी तो यहाँ से चालू करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इससे आप लोग भी जूझते हो, मैं भी जूझता हूँ, रोज रोज अपन सब टकरा रहे इससे। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को? सिक्योरिटीज के अलावा। फिर लोन से कैसे मिलेगा? लोन दिया हूं कि लिया हूं सालो? किसको दोगे लोन? बैंक को लोन दो, वेरी नाइस।
नहीं है, मतलब क्या चल रहा है, पाकिस्तान समझ के रखे हुए, बैंक को लोन देना है। हाँ, सेविंग से इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, एफडी है तो मेरे लिए तो जन्नत है, क्योंकि एफडी का तो मैं एटीसी में भी क्लेम कर लेता हूँ। अब तो आप कनेक्ट कर सकते हो यार, एफडी तो मैं वहां पर भी क्लेम कर ले, वहां इंटरेस्ट क्लेम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे थे वहां पर सालों जितना डालता हूँ ना एफडी में वो क्लेम करता हूँ। इंटरेस्ट के लिए तो यहीं आना पड़ता है, पर यहाँ हर टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हर टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट सेविंग और एफडी दोनों से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हर टाइप का इंटरेस्ट कवर नहीं है, अभी पढ़ेंगे नीचे। हरी बात समझ। पेमेंट कौन करेगा? अरे बैंक करे, क्या सोच रहे हो? अबे बैंक की, वाह तुम लोग सही में पाकिस्तान सोच लिए, साले बैंक को थोड़ी करोगे बे। बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो बैंक हमारा टीडीएस काटता है। हरी बात समझ, क्लियर हुआ? आओ सर, देखो, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, उसके अलावा कोई और किसी को भी पेमेंट करता है इंटरेस्ट का, तो टीडीएस काटेगा। आराम इंस्टीट्यूट कहीं से लोन लिया, से लोन लिया और इंटरेस्ट का पेमेंट किया। आराम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, एनी पर्सन में कवर हो जाएगा। नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ को बाहर किए सर। पर इन्होंने बोला सर ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है या प्रोफेशन में 50 लाख से ऊपर जा रहा है, वो अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। सरकार बोलती है बड़े लोग हैं ये लोग, टैक्स ऑडिट वाले लोग हैं ये लोग, 44 AB वाले लोग हैं ये लोग अगर किसी को पेमेंट करें तो टीडीएस काटेंगे सर। समझ आया? तो आज के बाद सेक्शन 194A में कैसे पढ़ूंगा? मैं सामने वाले से पूछूंगा तू कौन है बे? बोला सर मैं तो कंपनी हूँ। मैं बोला भाई तू अगर कंपनी है तो आंख बंद करके तेरे को टीडीएस काटना है, अगर तू इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो। और अगर तू इंडिविजुअल एचयूएफ है तो तू बता तेरा टर्नओवर कितना है भाई, तेरा टर्नओवर देखूंगा मैं। कब का टर्नओवर देखूँ? इस साल की पिछले साल? आजकल इंस्टीट्यूट इसमें घुमा रही है पता है, जानबूझ के क्या करती है, 2 साल का टर्नओवर देती है, करंट ईयर का भी देती है, पिछले साल का भी देती है, चेक करती है कितने स्टूडेंट सही पढ़ के आ रहे हैं सर। हमें पिछले साल का टर्नओवर देखना है। और एग्जाम में और कैसे मजे ले रहे पता है, पिछले साल मेरा बिजनेस से टर्नओवर 98 लाख और इस साल मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 2 लाख। अब स्टूडेंट वहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ना अचानक से कंफ्यूज रहता है, अभी इस साल तो टर्नओवर एक्सीड कर गया भाई, टीडीएस काटना पड़ेगा। हमें पिछले साल का देखना है। पिछले साल अगर मेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं किया तो मैं टीडीएस क्यों काटूंगा? पागल थोड़ी कुछ सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक। तो क्या हम बैंक से लोन ले सकते हैं? क्या बैंक को लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं? हाँ। बताओ कितने अमाउंट का इंटरेस्ट के अमाउंट जितना भी आप पे करते हो, फिर वही बात है टीडीएस। तो सर आज तक हम लोग क्यों नहीं सोचे टीडीएस? कि अपन सब इंडिविजुअल एचयूएफ पे छोटे लोग हैं, अपन सब इंडिविजुअल एचयूएफ छोटे लोग हैं। अगर अपन बड़े लोग होते तो टीडीएस की बातें करते करते, तो अपन छोटे हैं ना सर, बड़े होते तो कर लेते अपन भी। सर टीडीएस कब काटना है? ये जन्मों में आप हर जगह सेम जाता है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ठीक। रेट ऑफ टीडीएस कितना है सर? 10%। सर कुछ केसेस जहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा सर, कुछ केसेस देखते हैं सर, जहां पर आपकी इनकम इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 40,000, 40 कहाँ से? सर बैंक से मिला हो पैसा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला हो पैसा, या फिर पोस्ट ऑफिस से पैसा मिला हो सर। अगर ये तीनों जगह से आपको पैसा 40,000 से ज्यादा ना मिले तो टीडीएस नहीं है सर। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की लिमिट है सर। अब अगर आपको पोस्ट ऑफिस बैंक और सेविंग, सॉरी, पोस्ट ऑफिस बैंक और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीन के अलावा कहीं और से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी लिमिट 5,000 है। समझ आया? हाउएवर इन केस ऑफ इंटरेस्ट
ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग पता है, फिक्स तो सबको पता है, रिकरिंग क्या होता है? हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे जमा करते हैं ना, एसआईपी टाइप से बोल सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट with banking company or cooperative society referred to above, or interest on deposit with housing finance company। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है? NBFCs। The aforesaid limit of 5,000 shall be computed ब्रांच वाइज, मतलब हर ब्रांच की मेरी लिमिट कितनी मिल जाएगी? 5, 40, 50 डिपेंड करेगा। फिर इनको समझ आया, ओहो इंडिया में तो लोग हरामी हैं, साले हर जगह आके एक ब्रांच खुलवा लेंगे। अरे आप समझो ना, आपको क्या लगता है एसबीआई सिर्फ ये पचपड़ी नाका में और कहीं एसबीआई नहीं है? पागल हो क्या बे? चलो रायपुर में 10 किलोमीटर घूम लो, 10 एसबीआई मिल जाएगी, अलग अलग ब्रांच। तो हर ब्रांच में जाके मैं इतना हरामी, हर ब्रांच में जाके उतना ही पैसा जमा करूंगा कि 40,000 इंटरेस्ट है, 1 रुपया भी ज्यादा ना है। तो ऐसे में तो मेरी ऐश हो जाएगी। सरकार बोली ना ना, हमें पता था तुम इस टाइप से सोच सकते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स टू बी रेकन्ड विद द रेफरेंस टू एग्रीगेट इंटरेस्ट रेटेड और पेड बाय ऑल ब्रांच ऑफ बैंक विद द अडॉप्टेड सीबीएस। सीबीएस पता है क्या होता है? सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। और मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, आजकल कोई भी बैंक इसी सिस्टम में चलता है। कोर बैंकिंग ऑप्शन सॉल्यूशंस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, इसका मतलब पता है किसी को? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो मेरा ये पचपड़ी नाका एसबीआई में अकाउंट है, यहाँ मैंने अकाउंट खुलवाया, यहाँ पैसा जमा किया। मेरा क्वेश्चन, मैं पचपड़ी नाका में अकाउंट है, शंकर नगर के एसबीआई में जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता हूँ कि नहीं? क्या पैसा वहां से निकाल सकता हूँ कि नहीं? आप मेरे से चार्जेस ले लो, मैं चार्जेस का मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं? डिपॉजिट कर सकता हूँ? आजकल हर बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम पे चलता है, सबके सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्टेड है, सब सब सब। रायपुर के जितने, मैं कोई भी एसबीआई से जाके पैसा निकाल सकता हूँ सर, कोई भी एसबीआई। एक जमाने में सोचो ऐसा होता था कि जिस एसबीआई में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में एसबीआई में जाके पैसे निकाल सकते थे। ये मेरा बचपन था। आप लोग के बचपन में ये सब नहीं होता है। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, अगर मेरा आईसी, मैं दुर्ग के एसबीआई में जाके पैसा निकाल सकता हूँ। दुर्ग क्यों, जम्मू एंड कश्मीर के भी एसबीआई में जाके पैसा निकाल सकता हूँ। आ रहा समझ? आजकल सर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस चलते, सब सेंट्रलाइज है, सब सेंट्रलाइज है आजकल, पहले नहीं होता था। तो इसीलिए इनको ये बाद में लिखना पड़ा कि नहीं भाई, ब्रांच वाइज तो है, बट भाई जो बैंक सीबीएस अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, उनका फिर पूरे ब्रांच का मिला के एग्रीगेट 40, 50 और 5 देखा जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई ऐसा बैंक नहीं है जो सीबीएस अडॉप्ट नहीं किया। अबे आरबीआई कंपलसरी करके रखा है बे, पर ये आईसीआई एग्जाम में लिख दिया कि बैंक हैज नॉट अडॉप्टेड सीबीएस, तो फिर आप ब्रांच वाइज देखना सर, फिर आप हर ब्रांच का लिमिट चेक करना। मुझे क्या पता एग्जाम में क्या कर सकते हो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना सर एग्जाम में। समझ आ रही है? बात समझ आई? पर आप एक बात नोटिस किए, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग, तो सेविंग से मिलेगा तो बताओ बताओ, क्यों सेविंग से इंटरेस्ट नहीं मिल सकता? तो फिर मैं क्या करूं? बताओ बताओ, मैं तो बोल रहा हूँ क्यों सेविंग से इंटरेस्ट नहीं मिलता? क्या मैं, मिलता है, कौन बोला नहीं मिलता? हर आदमी एफडी करे जरूरी है क्या? नहीं, कहाँ लिखा है हर आदमी एफडी करे? तो बताओ बताओ बताओ, क्या करे? सेविंग से भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको मिलता है, मेरे को मिलता है। क्या लगता है?
सर सेविंग पे टीडीएस की बात ही नहीं आती। सेविंग अकाउंट पे टीडीएस की बातें ही नहीं आती, क्योंकि सेविंग अकाउंट से तो हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं। एटीटीटी ये क्लेम करते हैं, टीटीबी में भी जाते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले लेते हैं। ये एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट कवर करते हैं, याद रखना। यहाँ पर हम एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट कवर करते हैं, क्योंकि सेविंग से मिलता ही कितना है सर, 3% तो इंटरेस्ट मिलता है, नहीं तो मिलता है। एफडी में ज़्यादा मिलता है, एफडी में 6-8 डिपेंड करता है, एफडी में ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने दो कवर किए सर, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। समझ आया? तो सेविंग में फिर टीडीएस ही नहीं है। 5,000 तो एनी अदर केस। बताओ। सरकार ने बोला सर, एकदम सिंपल सी बात है, होता ये है कि कोई भी आदमी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है, इसलिए उसके लिए हमने क्या किया, सीबीएस सिस्टम बोला कि सीबीएस सिस्टम के बेसिस में चलेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट आदमी एक ही बैंक में एक जगह खोलता है, ठीक है। और सरकार ने बोला सेविंग का तो वैसे भी दिक्कत नहीं आता, क्योंकि इतना इंटरेस्ट होता भी नहीं है सेविंग का, कितना मिलता है, 200, 500, 1000, 1000। बट सेविंग के लिए भी हम लिमिट देखते हैं, सेविंग के लिए भी हम लिमिट देखते हैं। अब किसी का सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत है, बहुत है। मेरी फैमिली में ही है, मेरी फैमिली में ही है, मेरे मासा जी है, बस सेविंग में 3.5 करोड़ रुपए पड़ा है। एक ही बेटा है, वो भी दुबई में है, और क्या बोलते हैं, 1 करोड़ उसका पैकेज है। एक बेटी है, बेहिसाब पैसा, बहुत जमीन वगैरह सब चीज़ें लेके बैठे हैं। और क्या करूँगा मैं, और क्या करूँ मैं, सेविंग में पड़ा हुआ है पैसा, पड़ा है। हाँ, कितना खर्चा करोगे, खर्चे की भी एक लिमिट होती है, कितना करोगे। बोले दुबई घूम लिए, यूरोप घूम लिए, सिंगापुर घूम लिए, और क्या करूँ, और क्या क्या है ऐसा कुछ खर्चा। अब देखो, पीना खाने का तो है नहीं कुछ ऐसा, रहने तो ऐसा पीना खाना कुछ है नहीं, ठीक है, ऐश ऐशी करना नहीं है, तो खर्चे बचे कहाँ पर। तू सोच, उनके बेटे की जॉब लगी थी, 6 महीने की लगी थी बैंगलोर में, सिर्फ 6 महीने, मतलब वो बेटा 6 महीने के लिए, उसके बाद तो वो दुबई शिफ्ट हो गया। तो क्या बोलते हैं, बैंगलोर में उसकी 6 महीने की जॉब लगी थी, उस टाइम फिक्स नहीं था 6 महीने, जॉब लगी थी, और 1 महीने के अंदर उसके लिए 2 करोड़ का घर खरीद दिए थे। बोले नहीं नहीं, मेरा बेटा किराए के घरों नहीं, घर में रखना। अब बैंगलोर में भी घर है, क्योंकि वो तो चले गए दुबई। अब बोला आप दुबई में ले लो, यही बचा है लास्ट, दुबई में बेटा ले लिया, क्योंकि उसका पैकेज है 1 करोड़। अरे बात समझ, बहुत कहानी है सर। चलो, क्या सोच रहे हो। नहीं नहीं, उनकी मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप, उनका बेटा IITian है। हाँ, एक बेटा IITian है, हारी तेज, उसका मतलब क्लास 8 से 12 तक मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ही, 8 से 12 तक अलग ही लेवल का ब्रिलियंस है। वो जब इंडिया में था तो उस ड्रीम कंपनी में था जिसमें आप और मेरी मरने से पहले पहुंचने की एक कामना होती, इच्छा होती, वो गोल्डमैन सैच में था, जहाँ हम सिर्फ ड्रीम कर सकते, हम ड्रीम कर सकते कंपनी में पहुंचने का। वो उस कंपनी में था, गोल्डमैन सैच। जिस दिन वहाँ आपकी जॉब लग गई, आप समझ लेना जिंदगी में सब कुछ पा लिया, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं। गोल्डमैन सैच, वो पता है अगले दिन सोने का भाव क्या होने वाला है, वो पता है। मैं तो उससे बात किया था, पूछा, पता रहता है हम लोग।
नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। उनके रिलेटिव्स, उनके ब्लड रिलेटिव्स से एग्रीमेंट्स कराए जाते हैं। उन्हें ये तक पता है अगले दिन रिलायंस का क्या रेट होने वाला है। वो किस कंपनी में, गोल्डमैन सैच, वहां पर एक सीए पहुंचने के लिए ड्रीम करता है, सिर्फ ड्रीम। गोल्डमैन सैच पहुंच जाओ, के लिए आपको एक्सीलेंस लेवल रखना होगा, सिर्फ सीए में पास होने से नहीं होगा। और ऐसा नहीं है रैंकर्स को उठाते हैं उन लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टैलेंट को उठाते हैं। आपका बोर्ड ग्रुप पास होना जरूरी है अच्छे मार्क्स से, बट वो टैलेंट चेक करते हैं। ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे रैंकर्स का गोल्डमैन सच में नहीं होता, क्योंकि रट के बुक से जाओगे तो गोल्डमैन सच में आपसे क्या लगता है, ये बुक से उठा के पूछेगा आपसे 194 ए बोलते जा पूरा, पागल है क्या बे? वो बोलेगा भाई गूगल कर लूंगा, बेवकूफ टाइप से मेरे पास क्यों आया फिर? वो एक्सलेंस चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं आपको। बेहतरीन। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ अच्छे लेवल पे जाना है, मरे दम तक मेहनत करो। भूल जाओ आपकी जिंदगी में 6 महीना कुछ है भी, मरे दम तक पढ़ो, पागलों की हद तक पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि साला ये 6 महीना अपनी जिंदगी से डिलीटेड पार्ट है, जहाँ किसी को पता ही नहीं कि हम जिंदा थे कि मर गए। ऐसा पढ़ो, तब गोल्डमैन सैच लेवल तक जा पाओगे। चाहिए उनको वैसे लेवल के लोग। वो देते एक सीए को 2.5 करोड़ 3 की औकात देते। चलो पढ़ते। बहुत ज़बरदस्त ड्रीम कंपनी होती है गोल्डमैन सैच। इंटर्नशिप भी मिलती है वहाँ पर सीए लोगों को। इंटर्नशिप के लिए भी वैसी मेहनत चाहिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ के नहीं होगा। एवरी सब्जेक्ट 5 बार एग्जाम से पहले खत्म, 5 बार खत्म, 3 बार पेपर लिखा हुआ होना चाहिए, तब आते हैं गोल्डमैन सैच। थोड़ी क्या, थोड़ा बहुत ऐसे एंजॉय करके कुछ नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उस लेवल पे जाना है तो। नहीं तो आप कम पढ़ लो, मैं क्या मना कर रहा है, ऐसे तो बहुत सारी फॉर्म है। बिग फोर का भी बाप है गोल्डमैन सैच, बाप है। बिग फोर तो आपको सिर्फ सीए का काम कराती है, गोल्डमैन सैच तो भगवान है, कुछ भी कराएगा आपको। फाइनेंस है, टैक्स है, ऑडिट है, सब। गोल्डमैन सैच मतलब फाइनेंस के भगवान हो गया, फाइनेंस के भगवान। भगवान छोटे मोटे भी नहीं, फाइनेंस के भगवान हो सीधा, भगवान। बिग फोर तो आपको ऑडिट टैक्स का काम कराती है, गोल्डमैन सैच फाइनेंस में भगवान बनाता है आपको। पर पढ़ाई वैसी ही चाहिए उनको, उनको ऐसे चिल्लर चपाटे फालतू लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और अगर एक बार गोल्डमैन सैच लग गया, आपकी 7 पुश्ते बैठ के पैसा खाएगी, कम ही नहीं होगा पैसा, कम ही नहीं होगा। वो मेरा भाई जो है दुबई में, उसके लिए घर फ्री है, घर में उसके 4 नौकर है, सब कंपनी की तरफ से। जब आता है फ्लाइट से आता जाता, फ्लाइट से ही। कार जो सिलेक्ट करना है कंपनी दी है उसे कार, अब सब कंपनी की तरफ से। ये होता है गोल्डमैन सैच। जिस दिन आप गोल्डमैन सैच में एंट्री भी कर लिए ना एज एन इंटर्न, आपको सबसे पहली चीज़ दी जाएगी, पूरा हैम्पर दिया जाएगा जिसपे लैपटॉप फ्री रहता है, और लैपटॉप भी एप्पल का। वो है गोल्डमैन सैच, उस लेवल की कंपनी है। वहाँ ड्रीम होता है किसी का पहुँचना। एक नॉर्मल सीए मेहनत करके जिंदगी के 10 साल बिता देगा तब गोल्डमैन सैच पहुंचेगा, तो भी चांसेस। पर अगर आप कुछ अलग ही एक्सीलेंट ब्रिलियंट रहे तो फिर आप पहुंच सकते। नहीं उठाता है गोल्डमैन सैच, बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है, बहुत बड़ी। ठीक है, चलो। तो सच इनकम क्रेडिटेड और पेड, अगर हम बैंक्स को पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, यूटीआई, इन सबको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो सरकार वाली टीडीएस नहीं है। मतलब क्यों टीडीएस नहीं काटना इनका? सरकार वाली एक बात, ये सबको तू पेमेंट करेगा, टीडीएस काटेगा, टीडीएस काट के ये लोग किसको जमा करेंगे? गवर्नमेंट को। ये लोग चोर नहीं हो सकते, चोर तू हो सकता है, जिसको इनकम मिल रही है, जो इनकम दिखाए ना, ये कैसे चोर होंगे? एक बात बताओ, मैं बैंक को पैसा दूंगा इंटरेस्ट का, बैंक छुपा देगा उसको? पागल हो क्या बे, एंट्री नहीं करेगा क्या बैंक? तो ये लोग चोर नहीं होते सर। ये सर, टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय फर्म टू अ पार्टनर। मैं बोला ओहो, मैं बोला अच्छा हुआ ये पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं तो क्लास 12 में बच्चे मर जाते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, हम पे करती है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो ड्राइंग्स वगैरह पार्टनर करते हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर से, दोनों में टीडीएस आ रहा था। बच गए, बच गए, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए बच गए। समझ आया? अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी। आपने उनको पे किया या उन्होंने आपको पे किया इंटरेस्ट वगैरह, उस पर टीडीएस नहीं है।
पर इन्होंने सर आगे और डिफाइन किया कोऑपरेटिव सोसाइटी में, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज सोसाइटी, ये सब सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सब से इंटरेस्ट क्रिस्टल क्लियर, टीडीएस नहीं है। प्रोवाइडेड इनका ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एंड इन्होंने जो आपको इंटरेस्ट पे किया है 40,000 या 50,000 से ज्यादा पे नहीं किया एग्रीगेट, एंड दोनों कंडीशन साथ में सर, समझ आ रहा है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोग आजकल क्या करने लग गए थे पता है, इतने हरामी हो गए थे लोग कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे जमा कराते थे, उससे इंटरेस्ट लेते थे, टैक्स नहीं लगता था, टीडीएस की बात नहीं आती थी। यहाँ घसीट दिए, यहाँ घसीट दिए इन लोग, बोले कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कवर्ड है सर, अगर उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और उनका इंटरेस्ट इनकम जो पे कर रहे हैं वो 50 और 40 डिपेंड करेगा सर। समझ आया, समझ आया। हम एग्जाम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में पहले टर्नओवर देखेंगे, ये बैंक नहीं है सोसाइटी है, बैंक के लिए तो ऊपर पहले ही लिमिट पड़ा था, अगर बैंक है उसका टर्नओवर 1 लाख रुपए भी है ना, तो भी अगर वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटेगा। सोसाइटी के लिए हमने टर्नओवर की लिमिट रखी है सर, और आज तक ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसका टर्नओवर 1 लाख रुपए है यार, बैंक है वो, 1 लाख रुपए कैसे हो सकता है, आ रही बात समझ। अगला, टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, बोला ये कौन है, बताओ कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की, एटीसी पढ़े थे हम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड के लिए, देख लो इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं है, एटीसी में अपन जितना डिपॉजिट करते हैं उसकी डिडक्शन ले लेते हैं, समझ आया। टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट, बच गए यहीं पर, यहीं बच गए, यहीं बच गए, ये पॉइंट के कारण बच गए, नहीं तो सेविंग में टीडीएस आ जाता, बच गए अपन। तो अब मुझसे कोई पूछेगा सर सेविंग में टीडीएस है, नहीं सर, एफडी और रिकरिंग में है, हाँ है, पर लिमिट है, समझ आया। ये वाला तो पॉइंट अब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सर एस्टेट ड्यूटी एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट तो खत्म हो चुका है, स्टेट भी कोई देखता नहीं है अब। अगला देखो, टू इनकम क्रेडिटेड और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, ये क्या है पता है सर, मेरी गाड़ी ठुक गई थी, साला क्लेम नहीं दे रहा था, क्लेम नहीं दे रहा था तो मैं कोर्ट में चले गया, कोर्ट में गया तो कोर्ट में समझो ना, कोर्ट चले गया, कोर्ट में जाके बोला मेरा पैसा नहीं दे रहा है क्लेम का, हमारा मैटर चल रहा था, अब जितने टाइम पीरियड तक मैटर चल रहा था वो जो अमाउंट है कोर्ट क्या करता है उस अमाउंट को एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट करके रखवा देता है, कि कल के दिन अगर सामने वाला जीत गया तो तुमको पैसा तो देना पड़ेगा, तो वो अलग अकाउंट में पड़ा रहता है, जिस अकाउंट में पड़ा रहता है वहां इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होती है, वो इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस नहीं है, समझ आया। फिर बाद में इनको ध्यान आया ना 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 ना, लिमिट डाल देते हैं, ठीक है। तो एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट मिलेगा कंपनसेशन में, जो मेरे को मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलना चाहिए था, मान लो मेरे को इनकम 10 लाख मिलनी थी, उसमें इंटरेस्ट अगर मेरा 1 लाख है, सरकार बोली 50,000 से ज्यादा है टीडीएस है सर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लिमिट 50,000। अगला इनको बाहर किए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी अडानी ग्रुप सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी, इनको बाहर कर दिए, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अमेंडमेंट था, पूछा नहीं है अभी तक एग्जाम में, देख लो। लड़की के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, शादी हो जाए तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, लड़कों की इज्जत बची, कहाँ है लड़के, देख लो। इज अ वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years, 2 साल के लिए था, 2025 लास्ट डेट तो निकल गई, निकल गई कि नहीं भाई, निकल गई, सोच रहे आधे लोग, निकल गई ना। इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख रुपीज फॉर अ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 years एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 7.5%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये मैं नहीं सिखाऊंगा कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है,
ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। मैथ्स में सीखते हो आप लोगों को कंपाउंडेड क्वार्टरली वगैरह, समझ आया? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें लिमिट है सर 2 लाख तक डाल सकते हो, मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख तक कर सकते हो। इंटरेस्ट आपको 7.5% मिलेगा सर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये पॉइंट पढ़ लो अभी, बट इसके लिए अभी कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। नो टीडीएस और टीडीएस एट लोअर रेट। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं बैंक में एफडी किया हूँ 1 लाख रुपए का, बैंक मेरे को 6% इंटरेस्ट देता है, तो कितना मिला? 1 लाख, 6,000 रुपये। मेरी बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख, 2,50,000 है ना, मेरे को 6,000 ही तो इंटरेस्ट मिला है। क्यों मेरा टीडीएस काटोगे मेरे को ये बताओ? मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूँ मत काटो मेरा टीडीएस, क्या करोगे टीडीएस काट के? आप टीडीएस काटोगे, फिर मैं रिफंड लेने आऊंगा, टाइम पास हो जाएगा। 6,000 की तो इनकम है सर, हम गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं सर। Other aspect, the person responsible for making the payment at the time of making deduction increase or decrease the amount to be taxed under this section for the purpose of adjusting any excess or deficiency arising out of any previous deduction or failure to deduct। आपने अगर किसी का पहले टीडीएस कम काटा था तो अभी ज्यादा काट के कवर अप कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। पहले किसी का ज्यादा टीडीएस काट दिया था तो सरकार बोलती है इस बार कम काट के बराबर कर लो। ये करते हैं बैंक्स, ये बैंक्स करते हैं सर, जनरली ये करते हैं। कई बार किसी का ज़्यादा टीडीएस कट जाता है, कई बार किसी का कम टीडीएस, ये होता है सर, ये बहुत होता है। मैंने आपको बताया था सर आजकल सीबीएस सॉफ्टवेयर चलता है सर, पूरे इंडिया लेवल पे यही चलता है सर, सीबीएस चलता है। अच्छा वो जो 40,000 50,000 और 5,000 लिमिट पड़े वो मंथ की है, साल की है सालों, वो मंथली नहीं है, पागल है क्या भाई? ठीक है। और इन्होंने बोला सर किसी का भी अगर आपको टीडीएस काटना है तो आप रोज टीडीएस मत काटो, एक दिन में एक एक दिन का टीडीएस नहीं कटता है सर आपका सर, मंथली बेसिस में चलता है। जनरली क्या होता है जब हम फाइल करते हैं ना, बैंक्स क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं इंटरेस्ट का, तो बैंक अपने हिसाब से जब पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का तब टीडीएस काटेगा। अरे समझ। इसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है, डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एक्रूड टू अ माइनर चाइल्ड। अब बताओ, माइनर चाइल्ड को इनकम हुई सर वेयर द बोथ पेरेंट्स हैव बीन डिजीज्ड, मर गए दोनों, तो बताओ टीडीएस किसके ऊपर एप्लीकेबल? गार्डियन, लीगल गार्डियन कोई तो होगा। अब माइनर है तो उसका पैन नंबर भी नहीं हो सकता सर, ये पता है ना, माइनर का पैन नंबर कैसे होगा? तो किसी और जो लीगल गार्डियन होंगे उनका लेना पड़ेगा और उनके ऊपर टीडीएस की बात आएगी, माइनर से आप नहीं ले सकते। अगला देखो सर, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अंडर सीजीएस अकाउंट, याद है ये? इसमें पैसा डालते हैं हम सीजीएस अकाउंट में, क्योंकि हम बोलते हैं सरकार को अरे रुक जा भाई अभी खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, घर खरीद नहीं पा रहा हूँ, रुक जा, पैसा डाल देता हूँ कुछ टाइम बाद खरीदूंगा। सरकार बोली वहां से भी तो इंटरेस्ट की इनकम होगी सर, टीडीएस। समझ आया? ठीक है। इसके बाद सरकार ये भी आपसे कराती है सर, मान लो अगर कोई इनकम है या कोई पैसा है जिसको लेके डिस्प्यूट हो, तो कोर्ट क्या कराता है, उसको एक अलग अकाउंट में पैसे को रखवा देता है, जो पार्टी जीतेगी उसको वो पैसा मिल जाएगा। अब जब तक वो उस अकाउंट में रखा हुआ है तब तक वहां पर उससे इंटरेस्ट मिलता है, जिसको प्यार से हम एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं, कोर्ट खुलवाता है एस्क्रो अकाउंट, वहाँ इंटरेस्ट मिलता है सर, तो वो इंटरेस्ट पे भी टीडीएस होता है। पर कब? जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा कि किसके पास वो इनकम जाने वाली है सर। इंटरेस्ट पेबल अंडर लैंड एक्विजिशन, याद है सर, ये पढ़ के आए थे सर, कंपलसरी एक्विजिशन, याद है? कोर्ट में जाके रो दिए थे अब इंटरेस्ट तो दे दो सालों, तो वो इंटरेस्ट पे भी टीडीएस है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अलावा जितने भी टाइप के इंटरेस्ट है सब यहीं आ रहे हैं सर। आप ज्वाइंट अकाउंट से नाम खोलवा लो तो भी यहीं पर आएगा सर। हमें वाला ज्वाइंट अकाउंट में किसके नाम से टीडीएस कटेगा? बोले जिसकी इनकम ज्यादा होगी, बता दो दोनों में से, हस्बैंड वाइफ होंगे जो भी होंगे, जिसकी इनकम ज्यादा उसके नाम से होगा। समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन देखो, examine the TDS implication under section 194 in the following mentioned here in after, here under after। देखो 1/10/2024 Mr. Parmesh made a 6 months fixed deposit of 12 lakh rupees at the rate of 10% with XYZ Cooperative Bank। The fixed deposit matures on 31st March 2025। तो कितना डिपॉजिट किया हमने? 6 मंथ्स के लिए किया, 12 लाख किया और 10% किया, कितना आ रहा है? 60,000। सर क्या ये सीनियर सिटीजन है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है सर,
तो हम इसके लिए लिमिट कितनी देखें 40,000। सर 40 से तो एक्सीड कर रहा है, क्या टीडीएस कटेगा? हाँ सर, कितना? 10%। तो सर 60,000 का 10%। समझ आया? बैंक इसको काट के पेमेंट करेगा, बैंक इसको सिर्फ 54 ही देगा सर। ठीक है, अगला देखो। मिस्टर सुरेश मेड 3 9 months फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 lakh each carrying 8% interest with Bapu Nagar branch, Malviya Nagar branch and Ambe Nagar branch of PNB Bank. A bank has adopted, फिर ओवरऑल लिमिट देखने जाऊंगा मैं। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31st March 2025। तो देखो सर 3 9 months डिपॉजिट, सर 3 बार पैसे डाला, सर 9 महीने के लिए डाला और हर बार 5 लाख डाला, 5 लाख ईच इनटू 8% भी तो है सर, आ रही 90 टीडीएस, 10% टीडीएस। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला 1/7/2024 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ 9 months रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 1,80,000 पर मंथ। अरे बाप रे, आप समझ नहीं रहे हो क्या है? गनीमत इंटरेस्ट निकाल के दे दिया, नहीं तो अभी क्या करना पड़ता पता है? आप समझ रहे हो हमें क्या करना पड़ता? 1,80,000 हर महीने डाला है, एक साथ 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक डाला है, सब निकालना पड़ता। 1,80,000 इंटू 6.25% इंटू 1/12 कितने महीने के लिए? पहला वाला जाता 9 months, अगला वाला जाता 8 months, अगला वाला जाता 7 months, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ता। बच गए, बच गए, निकाल के दिया, बच गए, अपन बच गए। तो सर ये इंटरेस्ट तो 40,000 से एक्सीड कर रहे, तो सर टीडीएस क्या कटेगा कि नहीं कटेगा? आधे लोग सोच रहे हैं टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ना सर, 40,000 से एक्सीड कर रहे, टीडीएस कटेगा सर। समझ आया? क्लियर हुआ? अगला देखो 191 क्या था? 192, 192 है 3 4 4A, हाँ ये चालू हो गया ना, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अनसंड हरकतें, बेटिंग, गैमलिंग, सब घसीट दिए यहाँ पर, सब अदर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों के लिए नीचे सेक्शन अलग है सर, वो अलग है सर। कितना टीडीएस? 30%। कब? पेमेंट के टाइम। कब नहीं कटेगा टीडीएस? जब छिछोरी अमाउंट जीतोगे। 10,000 से कम जीत रहे हो, बोले जा टीडीएस नहीं है। मैं बोला टैक्स ही नहीं है, बोले ये कब बोले हम? साले टीडीएस नहीं है, टैक्स तो लेंगे ना 30%। ठीक है, लाइन में रहा तो कैसे करें? वाह वाह गुरुजी वाह, मतलब अब तो मैं काइंड में ही लॉटरी देता हूँ, क्या दिक्कत है साला? कैसे करें काइंड में? 4 चक्का निकाल के गाड़ी दे दे, टीडीएस तो काटना है ना सर, कैसे करें? बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, जो गाड़ी दे रहा होगा वो आदमी गाड़ी भी देगा और टीडीएस का पैसा भी अपने जेब से गवर्नमेंट को देगा, उसके बाद ही गाड़ी सामने वाले को दे पाएगा, अगर काइंड में हुआ तो। इसीलिए लोग काइंड में नहीं देते, कैश में दे देते। ले भाई, मेरी क्यों लगे, मेरी डबल लगेगी, गाड़ी भी दूं, इधर टीडीएस का पैसा भी अपने जेब से दूं, मर जाऊंगा मैं। कार्ड गेम क्या होता है? जी गुरु जी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाउजी खेलते हो आप लोग? इसमें आएगा कि नहीं? ऐसे मत देखो हाउजी, सब एक ना एक बार देखे तो हो, बे साले खेले ना खेले देखे तो हो गया हाउजी। पढ़ लो, ये आपके सामने है सर, हाउजी आएगा कि नहीं? क्योंकि हाउजी पैसे वाला भी होता है, बिना पैसे वाला भी होता है, डिपेंड करता है। फिर मैं बता दूंगा।
हाँ, गणेश के टाइम में कितना बैठ के मंडप के सामने खेलते भाई। मैं तो बताऊंगा, मैं तो बता दूंगा वैभव का नाम। एक तो मैं बताऊंगा, जितना वो टैक्स की चोरी किया उसका 10% मेरे को मिलेगा। एक, मैं तो करूंगा भाई, मारना है, मार खिलवाना है, और क्या। चलो बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ ना, बताओ। तो मेरा क्वेश्चन, वो कैरम। अरे कैरम कैरम। थैंक यू मैडम, आप बता दिए कैरम में बोर्ड भी होता है। मैं तो कैरम बोर्ड सोचा ही नहीं था। मैं सोचा सिर्फ कैरम ऐसे हवा में अपन गोटी चलाते हैं जर। हाँ, हम लोग अपन सब कैरम नहीं समझे थे, इसीलिए मैडम ने बताया कैरम बोर्ड। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो बताओ बताओ नालायको। कैरम में भी लगता है, ये सब चीजें कैरम में भी होती है। कभी गए हो खेलने, देखे हो? हाँ देख ली तू। देखना है, मैं बताता हूँ। काली माता मंदिर है ना, यहाँ अपना आकाशवाणी चौक काली माता मंदिर, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले वहां पर मैकेनिक लोगों की दुकान है। ठीक है, काली माता मंदिर के पहले मैकेनिक लोगों की दुकान है। उसमें से एक दुकान है जो शाम के 7 बजे के बाद खुलती है। ठीक है, उसका शटर बंद रहता है, मतलब गेट लगा हुआ रहता है। वहाँ गेट से आप देखना लाइट जलती रहती है। एक आपको पीले कलर की बल्ब की लाइट जलती हुई दिखेगी, 4 लोग बैठे हुए दिखेंगे वहां पर, रोज कैरम का शाम को सट्टा चलता है। अपने कारण जाना, मेरा नाम लेके मत जाना, जिसको जो करना है करो, मेरा नाम मत लेना। ठीक है? रायपुर घूमते हो, पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर। ठीक, तो कैरम वाले वहां कवर्ड है, कैरम वाले भी कवर्ड है ना, कैरम भी कवर्ड है। समझ आया, बैठा दिमाग में। अगला है ऑनलाइन गेम्स। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बवाल मचा के रखा है। ऑनलाइन गेम्स बहुत सारे हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं, बहुत है, बहुत है ऑनलाइन गेम्स। चल इसको कल पढ़ेंगे यार, बस काफी है। एक बार फटाफट सेक्शन बोलते हैं, 191, 2, 3। हाँ, 3 विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तेरे को लगा साले सीक्वेंस बोलूं बार बार? हाँ, मैं चेंज किया था, जान मुझ के चेंज किया था। मैं बोला देखो तो सही, वो रटा पिटा चल रहा है कि सही में आराम से अच्छे सोच के बोलते हो। चलो वापस 191, 192, 2A। अबे अब 2A ही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? ठीक है, 3। सोच लो, देख के बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी, क्या हड़बड़ी थोड़ी के सर। 193, 4, 4A, B। अरे ये तो खोल के रखो सामने, अभी बोलते क्या है क्या है क्या है, तो सामने खुला हुआ है। 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम एक्सेट्रा चीजें। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।